दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अभिनेत्रियों के यौन उत्पीड़न पर कौन से खुलासे हुए हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है। इसके लिए जस्टिस के हेमा कमेटी बनाई गई थी और इसमें कई सारे अहम खुलासे हुए हैं। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके इंटरव्यू, आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है। कुछ पुरुष निर्माता, निर्देशक और अभिनेता इसे नियंत्रित करते हैं, वही तय करते हैं कि किसे काम दिया जाए और किसे नहीं। ये किसी का भी करियर बर्बाद कर सकते हैं। इसका खुलासा न्यायमूर्ति के हेमा समिति की रिपोर्ट में हुआ है। इस कमिटी ने 2019 में राज्य सरकार केरल के चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट सौंपा था, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। हाल ही में आरटीआई कार्यकर्ताओं, मीडिया कर्मियों ने कानून का सहारा लिया, केरल राज्य सूचना आयोग से संपर्क किया और तब ये जो रिपोर्ट है 295 पेज की रिपोर्ट में से 63 पन्नों को हटाकर जो है बाकी जो रिपोर्ट है उसे जारी किया गया है। और इसमें कहा गया है निर्देशक, निर्माता, अभिनेता समेत 15 बड़े 100 से बड़े पुरुष ग्रुप का पता चला है, पावर ग्रुप, और यही तय करता था कि इंडस्ट्री में किसे काम दिया जाना चाहिए और किसे काम नहीं मिलना चाहिए। रिपोर्ट कहती है कि स्टडी के दौरान समझा गया कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को कुछ शक्तिशाली पुरुष नियंत्रित करते हैं। वे फिल्मों में काम करने वालों पर हावी रहते हैं। निर्माताओं, निर्देशकों, अभिनेताओं के इस पावर ग्रुप को माफिया कहा गया है और वे अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों का कैरियर बर्बाद करने का ताकत रखते हैं। और इसमें एक चीज और देखने को मिला कि जो महिला वर्कर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, उनसे सेक्सुअली इन्वॉल्व होने की मांग की जाती थी, उनका यौन शोषण किया जाता था, उस पर दबाव डाला जाता था। ठीक है। और जो महिलाएं इन निर्माता, निर्देशकों की शर्तों से सहमत हो जाती थी, उन्हें कोड नाम दिया जाता और उन्हें जो है फिर फिल्मों में काम दिया जाता। और जो है कंफर्टेबल नहीं होती थी इनके साथ और जो उन्हें अनुमति नहीं देती थी, एक तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, तो फिर जो है उन्हें कोई भी वर्क नहीं दिया जाता था। एक तरह से उनका कैरियर, फिल्मी कैरियर बर्बाद हो जाता था। तो इस तरीके से इसमें ये तमाम पहलू निकल के आए हैं। इस तरीके से समिति द्वारा उजागर किए गए मुद्दों ने मी टू आंदोलन और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर फिर से बहस शुरू कर दी है। तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, इसे देखते हैं। पुरुष वर्चस्व, उच्च पदों पर पहुंचने के लिए अनुचित सेक्सुअल मांग की जाती है। ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, साइबर हमले, ट्रोलिंग किया जाता है, अश्लील तस्वीरें खींची जाती हैं और उसे ब्लैकमेल किया जाता है, वीडियो के द्वारा धमकाया जाता है, कानून का अनुपालन नहीं होता है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का निवारण अधिनियम पॉस एक्ट 2013 के तहत अनिवार्य आंतरिक शिकायत समिति ये बनाए जाने का प्रावधान है, लेकिन उसका अभाव है, या फिर बनाई भी गई है तो ये समितियां अक्षम हैं। ठीक है, कारगर नहीं है, क्योंकि उस समिति के लोग ही मिल जा रहते हैं कई बार। 10 या अधिक कर्मचारी वाले प्रत्येक निजी और सार्वजनिक संगठन में एक आंतरिक अनिवार्य जो समिति है, शिकायत समिति, इसका होना जरूरी है, जिसमें से कम 4 सदस्य होने चाहिए और आधे सदस्य जो है महिला होनी चाहिए। ठीक, तो ये सारी बातें जो है न्यूज़ में आई है ना। तो रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं, है ना। हमने तो अभी देखा कि क्या क्या इसमें घटनाएं शामिल हैं, कैसे कैसे पहलू निकल के आ रहे हैं। अब इसकी सिफारिश क्या है, तो इन्होंने बोला है सिनेमा में महिलाओं का चरित्र चित्रण, ठीक है, उन्हें सिविल सेवक, राजदूत, नेता जैसे शक्तिशाली पदों पर आसीन व्यक्तियों के रूप में चित्रित करना चाहिए। ठीक, लैंगिक जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम, पुरुषों द्वारा प्राप्त सत्ता के एकाधिकार को चुनौती देना, महिलाओं को पुरुषों के बराबर प्रस्तुत करना आदि शामिल है। तो एक तरह से जो है जेंडर इक्वालिटी, इक्वल राइट की बात हो रही है इसमें। पुरुषत्व और स्त्रीत्व को पुनः परिभाषित करना, है ना। जो मैनहुड है और वुमेनहुड है ना, उसको फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। स्त्री कोई उपभोग की वस्तु नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक लिविंग एंटिटी है। ठीक है, वो भी एक इंसान है। तो पुरुषत्व को हिंसा और आक्रामकता की बजाय न्याय, समानता, करुणा के रूप में चित्रित करना चाहिए। महिलाओं को भी एक ऑब्जेक्ट के रूप में न चित्रित करके एक रोल मॉडल के रूप में चित्रित करना चाहिए।
ठीक है। स्थिति को निष्क्रियता और मौन पीड़ा से अलग किया जाना चाहिए, उसे चुप नहीं रहना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। हालांकि समाज में बहुत ही पावरफुल लोग रहते हैं और ऐसे में आवाज़ उठाना मुश्किल होता है, लेकिन हमें अधिकारों के लिए आगे आना होगा, तभी आप जो है बराबरी कर पाएंगे। कल्याण कोष का निर्माण, जैसे बच्चे हैं, स्वास्थ्य है, अन्य कई महिलाएं हैं जो अपनी जिम्मेदारी छोड़कर नौकरी करने जाते हैं, तो उनके लिए कल्याण कोष निर्माण करना चाहिए, क्योंकि वो फैमिली छोड़कर जो है कार्य करने जा रही है, जॉब करने जा रही है। ठीक। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दे का समाधान करने के लिए अन्य उपाय, तो इसके लिए बहुत सारे नियम गाइडलाइंस बनाई गई थी, जैसे विशाखा गाइडलाइंस बनाया गया था 1997 में, और सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए नियोक्ताओं के कर्तव्य निर्धारित किए थे। उसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023 है, और इसमें का अध्याय 5 जो है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित है। इसके अलावा सरकारी पहले सी बॉक्स बनाया गया है, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाया गया है, ये सब बनाए गए हैं, लेकिन बात ये है कि ये उतना एक्टिव नहीं हो पाता है, या फिर जो इसकी दक्षता है ये बहुत कम है। दूसरा, जब इस तरीके से निजी हमले होते हैं, सेक्सुअली इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, तो लोगों को बहुत संकोच होता है। शुरू में कोई भी व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अगर कमज़ोर बैकग्राउंड है उस व्यक्ति का, तो वो आगे नहीं आते हैं, वो क्योंकि उसमें एक शर्म और एक तरह से वो अपने ही आप में बदनामी ना हो जाए, और कई सारे जो पहलू रहते हैं सामाजिक पहलू, तो इस तरीके से लोग चुप रहते हैं। तो आपको अपनी चुप्पी तोड़नी होगी लोगों को, और आगे आना होगा, अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। कहीं आपका शोषण हुआ है उसके लिए आवाज़ उठाइए, आप चुप मत रहिए। ठीक है, तो ये तमाम मुद्दे जो हैं इस रिपोर्ट में था। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।